वीडियो में हम करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके जो टर्म 1 के एग्जाम है उसके लिए हम प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर्मूला शीट। सो चलो इस वीडियो में हम फॉर्मूला शीट को बनाते हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो फर्स्ट फॉर्मूला, एज यू ऑलरेडी नो कि फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें आता है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। इसमें क्या है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो वेयर N क्या होता है, इट इज द इंटीजर, इट मे बी पॉजिटिव लाइक +1 +2 +3 +4 5 अप टू सो ऑन, और इट मे बी नेगेटिव -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। बट ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना मैथ्स में इंटीजर्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो n क्या होगा, इसकी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। एंड वेयर E होता है हमारा एलिमेंट्री चार्ज, और इसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये वैल्यू तो अब आपको याद होनी ही चाहिए सबको, ये बहुत बार यूज होने वाली है, ठीक है। तो इस वैल्यू को पक्का अपने माइंड में बिठा लो। फिर Q इज द वैल्यू ऑफ फ्री चार्ज, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं फ्री चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, और इसे बेसिक चार्ज भी बोलते हो आप। अब हमने जो फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पढ़ा है, तो इसमें क्या है, जो यूनिट्स होते हैं चार्ज के वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये तो बहुत कॉमन है कि यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है, दे आर कूलम, ठीक है, क्योंकि कूलम ने एक लॉ भी दिया था। तो अब हम उसी कूलम का जो लॉ था, उसमें जो फॉर्मूला था फोर्स का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कूलम्स लॉ, according to the Coulomb's law, the force between two charges is equals to K Q1 Q2 upon R square। तो ये था कूलम लॉ, ठीक है। कूलम लॉ में हमने पढ़ा था दो चार्जेस हैं, उनमें के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। तो दो चार्जेस पे फोर्स कितनी एक्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और K की वैल्यू हमने कहा था, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, ठीक है, ये है K की वैल्यू। और इसे अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे तो वो क्या आएगी, 9 × 10⁹ होती है ये वैल्यू 1/4πε0 की। तो जब हम K की वैल्यू 1/4πε0 पुट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा हमारे पास, F will be equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R का स्क्वायर। सो ये था हमारा कूलम्स लॉ। बाय यूजिंग द कूलम लॉ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से, एंड ये किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड विच इज इक्वल टू K। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो ER इज द एप्सिलॉन R इज रिलेटिव परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम की परमिटिविटी होती है ये, ठीक है। एंड जो एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, ये हमने लास्ट में किया था ना 1/4πε0 कूलम लॉ में। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी जो होती है। एंड वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आ गया, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय K। तो अब जो एप्सिलॉन नॉट है, इट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
So this is the value of permittivity of free space, that is 8.85 into 10 raised to power 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास परमिटिविटी की वैल्यू आती है। देन नाउ अब हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस। जैसे हमने जब पूरा चैप्टर रिवाइज किया था तो पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, ये 3 टाइप की थी इसकी। एक थी हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन थर्ड वन जो थी दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जिसे हम जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट इज लैम्डा। It is called linear charge density and lambda is equal Q upon L, means charge per unit length, and this is a linear charge density. And then surface charge density क्या थी, sigma, which is equal to Q upon A, that is charge per unit area, A is area. And then third one था हमारे पास volume charge density denoted by rho, which is equal to Q upon V, charge per unit volume. तो अब इनके यूनिट्स क्या थे? ठीक है, इनके यूनिट्स बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। देखो, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम, और लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, कूलम पर मीटर। ठीक है, कि ये इनवर्स में है। एंड देन सिमिलरली चार्ज के यूनिट कूलम, और इसके एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर का इनवर्स हो जाएगा। ये इसके यूनिट्स आ गए। दीज आर द यूनिट्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दीज आर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड नाउ ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज ऑब्वियस कि अगर इनके देखो लेंथ के होते हैं मीटर, एरिया के मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर जो क्यूब है उसका इनवर्स आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे यूनिट्स आ गए ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बहुत आसान फॉर्मूलाज हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के। अब हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मूलाज थे वो डिस्कस किए थे। नाउ वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो फॉर्मूला हम कर रहे हैं आज की वीडियो में, इसको साथ में नोट डाउन करते जाओ, इससे आपकी एक फॉर्मूला शीट शॉर्ट में प्रिपेयर हो जाएगी। सो एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मूलाज को। तो अब इसके यूनिट्स बताओ यहाँ से, इसी फॉर्मूला से आपको इजीली पता चल रहे हैं यूनिट्स। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, एंड चार्ज के यूनिट्स कूलम। सो न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे यूनिट्स आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करी थी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वी विल फोकस ऑन डाइपोल। हमने किया था ना, डाइपोल मीन्स जिसमें 2 पोल्स होंगे। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला आया था, डाइपोल मूवमेंट, इसे हम डिनोट करते हैं P से, P वेक्टर से, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो P वेक्टर विल बी इक्वल टू चार्ज इंटू दी लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, Q इंटू 2A, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट। एंड 2A क्या थी, 2A इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, Q इज द चार्ज, P इज द डाइपोल मूवमेंट, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसके यूनिट्स बताओ इसी फॉर्मूला से, क्या आएंगे, कूलम मीटर, या एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, लेंथ के यूनिट्स मीटर, चार्ज के यूनिट्स कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये हमने एक आर्टिकल किया था और इसके 2 पार्ट्स थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट में इक्वेटोरियल पॉइंट। सो एक्सियल में क्या था, विच इज ऑन द एक्सिस। ठीक है, पॉइंट हमारे पास जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं वो ऑन द एक्सिस होता है। ठीक है,
तो ये था एक्सियल के लिए। तो एक्सियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2πr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। तो ये थी वैल्यू। अब डरना मत, इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई भी किया था। P पॉइंट इट इज अ डाइपोल मोमेंट। R जो था हम डिस्टेंस लेते थे, ठीक है, जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डाइपोल के उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो R आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास वो जो डाइपोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मीन्स R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। इन केस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू 1/4πε0। देखो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A मीन्स जो R के स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो R के स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4 अपॉन R, एक R के साथ एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2p/r³ in case if R is very very greater than A। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर R बहुत ज्यादा है A के कंपैरिजन में देन ये फॉर्मूला आएगा, अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अगर R ग्रेटर देन होगा तो इस फॉर्मूला को हमने ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया इन द केस ऑफ एक्सियल। नाउ फॉर द केस ऑफ इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में क्या था, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो क्या हम लेते थे, परपेंडिकुलर लेते थे लाइक दिस। यहाँ पे हम एक P पॉइंट कंसीडर करते थे जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था, ठीक है। आई होप अब आपको थोड़े थोड़े आर्टिकल्स याद आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्या हो रहा है, ये जो हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं फॉर्मूला नोट्स, इसमें आपको एक बार चैप्टर जो है उसकी पूरी रिवीजन हो रही है अच्छे से, ठीक है। जो चीजें भूल भी गई थी वो भी याद आएंगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सियल। इक्वेटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी हमारे पास E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r² प्लस a² the whole part 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल। तो सिमिलरली इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले इन दोनों को देखो, इनमें डिफरेंस क्या है, 1/4πε0 तो सेम है, p यहाँ पे है, यहाँ पे भी p है, लेकिन यहाँ पे 2r था हमारे पास p के साथ, यहाँ पे 2r जो है वो मिसिंग है, वो नहीं आएगा। नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डिफरेंस है, r² माइनस a² की होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे r² प्लस a² द होल पावर कितनी है, 3/2 है, ठीक है। तो ये कुछ इनमें डिफरेंस है एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले को, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखना कौन सा एक्सियल वाला है कौन सा इक्वेटोरियल वाला है। कई बार यही मिस्टेक हो जाती है कि आप इसको एक्सियल वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो और इक्वेटोरियल वाले में ऊपर वाला, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छे से देखो एक्सियल वाला कौन सा है, इक्वेटोरियल वाला कौन सा है। तो इसी केस में भी अगर हमारे पास R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A तो क्या आ जाएगा, E इक्वेटोरियल के लिए 1/4πε0 तो एज इट इज आएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड जो r² के कंपैरिजन में a² की वैल्यू 0, तो r² की पावर 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगी मीन्स r की क्यूब आएगा, तो यहाँ पे आएगा p/r³। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, जो एक्सियल है इसमें 2p है, ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है इक्वेटोरियल की जैसा, और इक्वेटोरियल में ये 2 मिसिंग है मींस जो E एक्सियल है इट इज द ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एक्सियल वाले को और इक्वेटोरियल वाले आर्टिकल को। तो अब बारी आती है टॉर्क की। टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने आर्टिकल किया था। तो उसमें जो लास्ट वाला हमारे पास फॉर्मूला एक आया था टॉर्क का, तो वो क्या था, टॉर्क को फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाउ से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे वेक्टर आएगा इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मींस डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट विल बी
द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अगर आपको इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप इसे कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या आएगा? अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आता है हमारे पास? कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो टाउ विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा की वैल्यू को वेरी किया था, लाइक जब थीटा 0 आएगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम आएगी। थीटा को 90 पुट किया था तो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आई थी। ठीक है, ऐसे 180 करके इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस सब के केसेस को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ओनली इस फॉर्मूला पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पहले हमने डिस्कस किया, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इसका थर्ड पार्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई किसके इक्वल होता है? दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर। तो ये क्या आ गया? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इसके यूनिट्स बताओ। इसके जो यूनिट्स है वो क्या आएंगे? हमने किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके यूनिट्स क्या थे? E विल बी इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला बताओ। अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद करने की कोशिश करो। क्या था? E वेक्टर विल बी इक्वल टू F अपॉन Q, दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स के यूनिट्स थे न्यूटन एंड चार्ज के यूनिट्स थे क्यूलम। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन पर क्यूलम। लेकिन एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट्स आ गए। आप इसे भी बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम। ठीक है, तो ये यूनिट्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर में ही हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम और इम्पॉर्टेंट लॉ किया था विच इज गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट जो थी पहले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद हमने उसका पूरा प्रूफ किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ये फाई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। तो उसी गॉस जो लॉ था उसको लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स किसके इक्वल होता है? सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एंड ये किसके इक्वल आएगा? 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज। किसके इक्वल होता है? सरफेस इंटेग्रल, मींस ये जो साइन होता है इंटीग्रेशन का, लेकिन सरफेस पे है, क्लोज्ड सरफेस पे है ना, तो हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन साइन यूज कर रहे हैं फॉर द क्लोज्ड सरफेस। दैट विल बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एंड देन इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में हमने लिखा था दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन अ बॉडी। ठीक है, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गॉस लॉ। गॉस लॉ के बाद आता था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमने 3 डेरिवेशंस करी थी। फर्स्ट वाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें फाइंड किया था ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर। ठीक है, तो ये थी वैल्यू फॉर द केस ऑफ वायर विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इंटू ε0, where this is a linear charge density and sigma is surface charge density. So the last formula is electric field due to spherical shell. तो पहले हमने वायर के लिए किया, देन प्लेन शीट के लिए, देन इज फॉर स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल हमने ड्रॉ किया था, ये स्फेरिकल शेल है विच इज जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर से ये हॉलो है लेकिन उसकी आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज है। जिसके सराउंडिंग में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी थी, दिस इज अ सेंटर, और ये जो सर्कल, ये जो स्फीयर था इसका रेडियस था कैपिटल आर। और सपोज अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो फाइंड करना है आउटसाइड दी स्फीयर। तो आउटसाइड दी स्फीयर सपोज यहाँ पे वो P पॉइंट है, तो ये जो OP डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r।
तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गई। देन ऑन द सरफेस मींस अगर ये जो P पॉइंट है ये इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर आ जाए तो ये जो क्या होगा, ये जो स्मॉल r है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R का स्क्वायर आ जाएगा। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। Then third case in which we have to find the electric field inside the spherical shell. तो inside के लिए तो अब हम क्या करेंगे, ये इस स्फीयर को बड़ा कर देंगे। ये हमारे पास वही स्फीयर है which is hollow inside, मीन्स जो भी चार्ज है इसके बाहर है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो O पॉइंट है इसका सेंटर, देन दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विच इज R, एंड अब ये जो इनसाइड हमने क्या ड्रॉ कर दी, गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें जो चार्ज फाइंड करना है वो इनसाइड दी शेल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, P पॉइंट आ गया और ये डिस्टेंस है स्मॉल r। तो अब देखो कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, तो अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो इसी के अंदर फाइंड करना है, गॉसियन सरफेस के अंदर। एंड एज वी नो कि शेल के अंदर चार्ज कितना है, 0, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। तो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। तो अगर चार्ज नहीं है, 0 है इनसाइड दी शेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 आएगी इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। आज की इस वीडियो में हमने प्रिपेयर कर ली पूरी चैप्टर 1 की एक फॉर्मूला शीट, एंड आई होप दिस फॉर्मूला शीट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।